फिल्म दक्षिण प्रशांत महासागर में शुरू होती है, जहां एक पारदर्शी विदेशी अंतरिक्ष यान बड़ी मात्रा में पानी सोख लेता है और विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों को पकड़ लेता है। पास ही अमेरिकी सैन्य स्टील्थ बॉम्बर पायलट जोली मसन नियमित उड़ान के बाद बेस पर लौट आए। अचानक वह अपने रडार पर अजीब सिग्नल पकड़ता है और अंतरिक्ष यान के निर्देशांक की ओर बढ़ता है। भले ही जहाज अब अदृश्य है, जोली का रडार इसका पता लगाता रहता है। क्षेत्र में एक रहस्यमय फोर्स फील्ड के कारण उसके विमान में खराबी आने लगती है। नियंत्रण हासिल करने की बेचैनी से कोशिश करते हुए जे को अपने विमान के अदृश्य विदेशी जहाज से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जोली पास के जंगल से ढके एक द्वीप पर उतरता है। वह सामने घना धुआं देखता है और खुद को पैराशूट से मुक्त कर लेता है। क्षेत्र की खोज करते हुए उसकी नज़र अपने विमान के मलबे और एक अपरिचित अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्सों पर पड़ती है। चीजें तब विचित्र मोड़ लेती हैं जब एक एलियन जैसा प्राणी आंशिक रूप से मलबे से बाहर आता है। चौंक कर जोली अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि एलियन मदद मांग रहा है। अचानक यह विशाल कीड़ों के पैरों द्वारा छीन लिया जाता है। जोली गोली चलाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका सामना एक विशाल मकड़ी से होता है और दृश्य अचानक बदल जाता है। 10 महीने बाद गुआम द्वीप पर जोली की बहन लोरेन मसर, एक स्वतंत्र पायलट, एक स्थानीय अस्पताल में पहुंचती है। वह द्वीप के जंगल के एक आदिवासी को चेहरे की गंभीर चोटों का इलाज करते हुए देखती है। ये दृश्य लोरेन को अभिभूत कर देता है, क्योंकि उसके भाई का विमान आखिरी बार उसी जंगल के पास देखा गया था। खुद को शांत करने के बाद डॉक्टर सैमुअल लियोन और उनकी सहायक सुजाना गैब्रियल उनके पास पहुंचे। लोरेन आदिवासी के बारे में पूछता है और डॉक्टर सैमुअल बताते हैं कि वह आदमी एक कीड़े के काटने से नेक्रोटिक पक्षाघात से पीड़ित है। सेवानिवृत्त नौसैनिक लेव वेलेंटाइन डॉक्टर और लोरेन दोनों को पहचानते हुए उनकी बातचीत में बाधा डालते हैं। डॉक्टर सैमुअल ने खुलासा किया कि उन्होंने उन्हें कीड़े के काटने के स्रोत का पता लगाने और उसे खत्म करने के लिए एक पड़ोसी द्वीप पर एक चिकित्सा अभियान का नेतृत्व करने के लिए बुलाया है। वेलेंटाइन सुरक्षा संभालेंगे और लोरेन टीम की उड़ान के प्रभारी होंगे। वे सभी शर्तों से सहमत होते हैं और तैयारी शुरू करते हैं। अगले दिन लोरेन विमान के इंजन का निरीक्षण करने के लिए हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचता है। पास में उसने प्रसिद्ध प्राणीविज्ञानी हेनरी कैप्री को एक मकड़ी का अध्ययन करते हुए देखा। कुछ ही समय बाद अभियान दल के बाकी सदस्य सामने आते हैं। हेनरी कैप्री एक मकड़ी को देख रहे थे जो उन्हें जमीन पर मिली। इसके तुरंत बाद वेलेंटाइन, उनके सैनिक बियर और रेयस, डॉक्टर सैमुअल, सुजाना, प्राणी विज्ञानी कैप्री, देशी मार्गदर्शक टो बॉय और 2 अन्य देशी सहायकों सहित पूरी अभियान टीम आ गई। उन्हें आश्चर्य हुआ, वेलेंटाइन और उसके लोग भारी तोपखाने लेकर आए थे, मानो वे युद्ध के लिए आए हों। एक बार जब सारा सामान लोड हो गया तो वे विमान में चढ़ गए और द्वीप के लिए रवाना हो गए। यात्रा सुचारू रूप से शुरू हुई और समूह ने पहले कुछ घंटों तक खूब आनंद उठाया। हालांकि जैसे ही वे द्वीप के पास पहुंचे, विमान में अचानक खराबी आने लगी। इंजन बंद हो गया, जिससे वे समुद्र की ओर बहने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए लोरेन ने नियंत्रण कर लिया और वेलेंटाइन को निर्देश दिया कि वह विमान को समुद्र तट की ओर निर्देशित करते हुए मैन्युअल रूप से पंखों को उठाने के लिए एक हैंडपंप का उपयोग करें। चमत्कारिक रूप से विमान के रेत में गहरे धंस जाने के बावजूद दुर्घटना में सभी लोग बिना किसी चोट के बच गए। दुर्भाग्य से द्वीप के चारों ओर एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र ने उन्हें मदद के लिए कॉल करने के लिए सैटेलाइट फोन का उपयोग करने से रोक दिया। इस बीच कैप्री द्वीप के मूल निवासी मकड़ी की प्रजाति की जांच करने के लिए समूह से भटक गया। जब वेलेंटाइन ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान दिया तो उसने रेयस को उसे खोजने के लिए भेजा। कैप्री खतरे से अनजान एक मकड़ी के नमूने को जमा रहा था जब एक बड़ी मकड़ी ने उसकी टोपी पर एक संक्षारक तरल गिरा दिया। रेयस द्वारा झाड़ियों में एक चलती हुई वस्तु पर गोली चलाने से चौंककर वे जल्द ही समुद्र तट पर लौट आए और उस अजीब प्राणी के शव से बेखबर हो गए। उस रात समूह ने अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए समुद्र के किनारे डेरा डाला। वेलेंटाइन ने विमान को ठीक करने का सुझाव दिया, लेकिन डॉक्टर सैमुअल ने पहले द्वीप पर अपना कार्य पूरा करने पर जोर दिया, क्योंकि वह अभियान के प्रायोजक थे। अगली सुबह वे जंगल में गहराई तक चले गए, लेकिन रेयस पर उन टिक्कों ने हमला कर दिया जो उसकी त्वचा के नीचे दबे हुए थे।
कैप्री ने अनुमान लगाया कि ये टिक एक नई प्रजाति हो सकते हैं, जिससे वैलेंटाइन को रेयस की चोटों से निपटने के लिए छुट्टी का आह्वान करना पड़ा। सुजाना ने रेयस की जांच की और देखा कि उसकी त्वचा के नीचे कई लावा जैसे जीव घूम रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए मजबूर होकर वह उसे नशीली दवाओं की भारी खुराक देकर शांत कर देती है और उसे सुला देती है। चिढ़े हुए डॉक्टर सैमुअल फिर कैप्री से इन टिकों के बारे में सवाल करते हैं, लेकिन कैप्री चुप रहता है। उसने पहले कभी उनके जैसा कुछ नहीं देखा है। डॉक्टर सैमुअल उसके उत्तरों की कमी से क्रोधित होकर उसे डांटते हैं, जिससे कैप्री शिविर से भाग जाता है। जैसे ही समूह अभियान को फिर से शुरू करने के लिए पैक करता है, लॉरेन कैप्री को ढूंढती है और उसे सांत्वना देती है। उसकी पहली उड़ान के बारे में एक कहानी साझा करती है और उल्लेख करती है कि वह मकड़ियों पर अपनी किताब पढ़ रही है। इससे कैप्री का उत्साह बढ़ जाता है और वे समूह में फिर से शामिल हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद वे एक विशाल मकड़ी के निवास स्थान पर पहुंच गए। वैलेंटाइन का कहना है कि यह छेद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा बनाए गए सुरंग नेटवर्क का हिस्सा है। कैप्री ने सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर एक पेड़ की शाखा पर अपना जाल बनाते हुए एक मकड़ी को पकड़ लिया, ये देखते हुए कि यह प्रजाति आमतौर पर गुफाओं में गहरी पाई जाती है। समूह अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ घंटों बाद वे जंगल के अंदर एक सुनसान गांव में पहुंचते हैं। भालू रेयस को बरामदे पर रखता है जबकि कैप्री मकड़ी के नमूने की जांच करता है। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मकड़ी ने एक कठोर बाह्य कंकाल विकसित कर लिया है, जिससे कैप्री और डॉक्टर सैमुअल दोनों हैरान हैं। कोई भी ग्रामीण नजर नहीं आने के कारण डॉक्टर सैमुअल समुद्र तट पर लौटना चाहता है, लेकिन लोरेन उसे पैराशूट का एक टुकड़ा दिखाती है जो उसे बरामद हुआ था, जो उसके भाई जोली का था। ये पता लगाने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ, लोरेन ने जाने से इनकार कर दिया। जैसे ही वे चर्चा करते हैं, रेयस हिंसक रूप से खून की उल्टी करना शुरू कर देता है। उसकी छाती और आंखों से कीड़े जैसे जीव निकलते हैं, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। अपने दोस्त को पीड़ित होते नहीं देख पाने के कारण बेयर ने रेयस के सिर पर गोली मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस घटना से हर कोई घबरा गया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें द्वीप से भागने की जरूरत है। उस रात जब सभी लोग सो रहे थे, लोरेन अकेले ही जंगल में निकल गई। लोरेन गांव से कुछ ही मीटर की दूरी पर है जब एक विशाल कनखजूरा जैसा जीव उस पर हमला करता है। भयभीत होकर वह जोर से चिल्लाती है। वैलेंटाइन और मूल निवासियों को सचेत करती है। टो बॉय और उसका एक दोस्त छुरी लेकर उसकी सहायता के लिए दौड़ते हैं। वे लोरेन को बचा लेते हैं, लेकिन जीव मूल निवासी को पकड़ लेता है, उसे एक पेड़ पर खींच लेता है और उसका गला घोंट देता है। टो बॉय जीव की पूंछ काट देता है, जिससे वह मूल निवासी को गिरा देता है और वे जल्दी से गांव लौट जाते हैं, जहां समूह के बाकी सदस्य बंदूकों के साथ तैयार होते हैं। जैसे ही हर कोई स्थिति को समझने की कोशिश करता है, लोरेन को उसके भाई के सैन्य बैग का एक टुकड़ा मिलता है। उसे एहसास हुआ कि वह शायद मर चुका है और उसने वैलेंटाइन को बताया कि वह उसकी तलाश में अभियान में शामिल हुई थी। कैप्री फिर सेंटीपीड जैसे प्राणी की पूंछ की जांच करती है, ये देखते हुए कि यह कई जानवरों की एक संकर नस्ल प्रतीत होती है। उनका सिद्धांत है कि द्वीप पर सभी प्राणी शीर्ष शिकारी बनने के लिए विकसित हुए हैं। ये सुनकर वैलेंटाइन ने फैसला किया कि वे अगली सुबह समुद्र तट पर लौटेंगे। भोर में कैप्री गायब है। चिढ़कर वैलेंटाइन भालू और एक स्थानीय निवासी को नेटवर्क सिग्नल के लिए निकटतम पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भेजता है, जबकि बाकी लोग कैप्री की खोज करते हैं। भालू और मूल निवासी पर एक अन्य प्राणी द्वारा हमला किया जाता है, जो एसिड उगलता है और भागने से पहले मूल निवासी को मार देता है। इस बीच कैप्री एक साफ जगह पर पहुंच जाती है जहां पेड़ मकड़ी के जाले से ढके हुए हैं। उसे उस सेंटीपीड जैसे प्राणी का शव मिला जिसने उनके शिविर पर हमला किया था। जैसे ही वह सोचता है कि इसे किसने मारा होगा, एक विशाल मकड़ी एक पेड़ से गिरती है और उस पर हमला करती है। समूह जल्द ही साफ स्थान पर पहुंच जाता है और कैप्री को दो पेड़ों के बीच जाल में उलझा हुआ देखकर हैरान रह जाता है। उसका शरीर मकड़ी के रेशम से ढका हुआ है, लेकिन उसका सिर स्वतंत्र है। कैप्री ने खुलासा किया कि एक विशाल मकड़ी ने उस पर हमला किया और उसे जहरीले न्यूरोटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका सिर चकरा गया और वह सुन्न हो गया। उसका शरीर अब मकड़ी के अंडों का जीवित मेजबान है। कोई अन्य विकल्प न होने पर
सुजाना दर्द रहित मौत के लिए कैप्री को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाती है। टीम तब अपने अगले कदम की योजना बनाती है जब अप्रत्याशित रूप से विशाल मकड़ी दिखाई देती है। इससे दहशत फैल जाती है और हर कोई भाग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर सैमुअल को पकड़ लिया जाता है और भस्म कर दिया जाता है। मकड़ी फिर टो बॉय को निशाना बनाती है, जबकि लोरेन, सुजैन और वेलेंटाइन भागने में सफल हो जाते हैं। बाद में तीनों को जंगल में छिपी एक सुनसान सैन्य चौकी मिलती है। वे झट से दरवाज़ा सुरक्षित कर देते हैं, लेकिन विशाल मकड़ी खंभे के ऊपर चढ़ जाती है। सुजैन को एहसास होता है कि उनके पास गोला बारूद की कमी है, लेकिन जब मकड़ी खिड़की से अंदर घुस जाती है तो उन्हें गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब कोई गोलियां नहीं बचीं, तो वेलेंटाइन ने अपने चाकू से जानवर पर हमला किया, लेकिन वह काबू में आ गया। जैसे ही मकड़ी वेलेंटाइन को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, लोरेन उसकी आंखों पर गोली चला देता है, जिससे वह चीखने लगती है और क्षण भर के लिए पीछे हट जाती है। महिलाएं घायल वेलेंटाइन को जल्दी से चौकी की एक छोटी अलमारी में ले जाती हैं। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वे दरवाज़ा बंद कर सकें, मकड़ी सुजैन को बाहर खींच लेती है और लोरेन के सामने बेरहमी से उसे मार देती है। वेलेंटाइन लोरेन को अंदर खींचता है और वे फर्श में छिपे एक जाल के माध्यम से भाग जाते हैं। उन्हें द्वीप के नीचे जापानियों द्वारा निर्मित सुरंगों का एक व्यापक नेटवर्क मिला। यह उन्हें मकड़ी से दूर ले जाता है, लेकिन वे इतने थक जाते हैं कि दौड़ना जारी नहीं रख पाते और अंततः आसमान के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह भालू और टो बॉय उन पर ठोकर खाते हैं। उन्हें जगाते हैं और बताते हैं कि वे जंगल में प्राणियों को चकमा देने के बाद वहां पहुंचे थे। चूंकि वेलेंटाइन बुरी तरह आहत हुआ है, इसलिए वे उसे सुरंग के प्रवेश द्वार पर छोड़ देते हैं। शेष 3 मकड़ी का हमेशा के लिए सामना करने के लिए सुरंग में प्रवेश करते हैं। वे मकड़ी को अपने जाल में लिपटे हुए पाते हैं, जिसे लोरेन हमला करने का सबसे अच्छा अवसर मानता है। हालांकि योजना विफल हो जाती है क्योंकि मकड़ी जल्दी उभर आती है और भालू को मार देती है। इसके बाद ये लोरेन को निशाना बनाता है और उसे अपने जाल में लपेट लेता है, लेकिन टो बॉय उसे जहरीले दांत से कमजोर कर देता है, जिससे लोरेन उसे एक तेज चट्टान पर फंसा देता है। अंत में घायल वेलेंटाइन और लोरेन गुफा से बाहर समुद्र तट की ओर चले जाते हैं।